प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भारत में ब्रिटिश की नई शिक्षा नीति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक्ट जैसे सुधारवादी लॉर्ड गवर्नर जनरल भारतवर्ष आए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं, जिन्हें हम भारत में सुधार का जनक कह सकते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। वारेन हेस्टिंग्स ने लैंड संबंधी, जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी कई सुधार किए। विलियम बेंटिक ने भारतवर्ष से सती प्रथा का उन्मूलन किया। तो इस तरह से वे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक्स को हम सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स ने भारतवर्ष में नई शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया। उन्होंने फारसी और भारतीय भाषा के जानकारों को लेकर के राजस्व दफ्तर में उनको नियुक्त किया, ताकि जनसाधारण के साथ संवाद स्थापित किया जा सके। हिंदू और मुस्लिम कानून का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, ताकि धार्मिक जो आस्थाएं हैं या धार्मिक नियम हैं उनको लेकर के भारतवर्ष में अच्छी तरह से वो शासन कर सके। दूसरी ओर कंपनी के नियमों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में करवाया, ताकि भारतीय भाषी जो लोग हैं वे कंपनी के कानून से अवगत हों। जैसा कि एलिजा इम्प के कानून को फारसी और बांग्ला में अनुवाद करवाया गया। जोनाथन डंकन ने इनका अनुवाद बांग्ला में सन 1783 ईस्वी में किया। हेस्टिंग्स महसूस करते थे अपनी वैश्विक समाज में के ज्ञान और चिंतन से सम्यक परिचय प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है। हेस्टिंग्स ने संस्कृत के विभिन्न पंडितों को चर्चा के लिए कलकत्ता बुलाया। जोनाथन डंकन, चार्ल्स विलिकन्स, नाथानिएल ब्रासिस वारेन हेस्टिंग्स के साथ में थे। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके पीछे इनका उद्देश्य था, इस कॉलेज से शिक्षा पाए व्यक्ति अपने वैश्विक शासन तंत्र को सुगठित रूप से चलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे भी पहले 10 वर्ष पहले हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। जोन्स का लक्ष्य था प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना। उन्हें लगता था कि इसके माध्यम से भारत के शिक्षित वर्ग को समझने में आसानी होगी, आपसी समझ से प्रशासन चलाना और भी सहज और सुगम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों कि भारतीय धर्म, भारतीय शास्त्र, भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ताकि अंग्रेजी जो प्रशासनिक लोग हैं वो भारतीय भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, ताकि भारतीय लोग इसकी समझ रख सकें। तो यहाँ हम देख सकते हैं मुद्रित बांग्ला पुस्तक वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से हिंदू कॉलेज का संकलन किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था नाथानिएल ब्रासी हालिद ने। अ कोड ऑफ जेनेटल लॉ 1778 ईस्वी में स्लेन ने एक बांग्ला पुस्तक लिखी थी, अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज। तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दिया गया, ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को समझा जा सके। आगे हम लोग देखेंगे विलियम केरी के बारे में। विलियम केरी और बाप्टिस्ट मिशन। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही श्रीरामपुर बाप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई। बाप्टिस्ट मिशन यानी कि ईसाइयों का संगठन। श्रीरामपुर के मिशनरी बुद्धिस्ट के शिक्षा विस्तार योजना में शामिल थे। अपना मुद्रण यंत्र लगाकर बांग्ला भाषा में लेख छापना शुरू किया विलियम केरी ने। इन मिशनरियों में उल्लेखनीय थे विलियम केरी। इन्होंने भारतीय महाकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके अतिरिक्त बाइबल के एक अंश का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया। 1778 ईस्वी में हालेदार द्वारा लिखित बांग्ला पुस्तक का इन्होंने संपादन किया।
और प्रकाशित भी किया। 1829 ईस्वी में स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी के सदस्य अलेक्जेंडर ने कलकत्ता में मिशनरी स्कूल की स्थापना का प्रयास किया। इनमें सबसे विख्यात था जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन 1830 ईस्वी में। संस्कृतिज्ञ पंडित हायमन हॉरास विल्सन के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में पठन पाठन शुरू किया। इस कॉलेज का मूल उद्देश्य था संस्कृत साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान यानी कि यूरोपीय ज्ञान का विकास हो। 1823 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन ने जनरल समिति ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। तो इस तरह से सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर एडवर्ड हाइज ईस्ट और डेविड हेयर के प्रयत्न से यह कॉलेज खुला। साथ ही कलकत्ता के कई शिक्षित और धनी व्यक्ति भी इस कॉलेज के संचालकों में थे। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं या राष्ट्रीय भाषा के कॉलेज विश्वविद्यालय आदि खुलना शुरू हुआ। राजा राम मोहन रॉय हिंदू कॉलेज में युक्त थे, उनसे जुड़े हुए थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड आर्महर्स्ट को पत्र लिखकर संस्कृत शिक्षा और संस्कृत कॉलेज की प्रतिष्ठा का विरोध किया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा आधारित शिक्षा को बहुत अधिक विस्तार हुआ। 1839 ईस्वी के एक प्रतिवेदन में साफ साफ कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार पर प्रशासन विशेष जोर देगा, परंतु साथ ही साथ अन्य शिक्षा प्रतिष्ठानों को भी सरकारी अनुदान दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा पढ़ने का अधिकार भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 1844 ईस्वी में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया गया। इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा नीति के पीछे लॉर्ड मैकाले के प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जो अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से शिक्षा में शामिल किया, इसके पीछे लॉर्ड मैकाले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आइए देखते हैं लॉर्ड मैकाले का प्रतिवेदन। 1835 ईस्वी के 2 अक्टूबर को जनरल समिति ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सभापति थॉमस बैरिंगटन मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रणाली का एक प्रतिवेदन या मिनट्स तैयार किया। उस प्रतिवेदन में मैकाले ने कहा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा मध्य वर्ग को तैयार करना ही औपनिवेशिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक ऐसा वर्ग, मध्यम वर्ग तैयार होना चाहिए जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षित हो, ताकि प्रशासनिक कार्य जो है वह सुदृढ़ ढंग से या सुनिश्चित किया जा सके, सुंदर ढंग से संचालित किया जा सके। वह शिक्षित वर्ग जन्म से ही भारतीय होने पर रुचि, आदर्श और नैतिक आचरण से ब्रिटिश होंगे। सिर्फ जन्म से भारतीय होंगे किंतु आदर्श और आचरण से वो ब्रिटिश होंगे, यही मैकाले की आशा थी। अपने प्रतिवेदन में मैकाले ने कहा था, जो शिक्षा संस्थान भारतीय भाषाओं के माध्यम को अपनाते हैं किसी प्रकार का अनुदान नहीं पाएंगे। मैकाले यह भी मानते थे कि ब्रिटिश सबसे उच्च जाति या उन्नत जाति है और अंग्रेजों को हाथ पकड़कर चलने की से ही आधुनिकता आएगी। इसी कारण मैकाले ने अपने प्रतिवेदन में भारतीय ज्ञान को अपने से है माना था। भारतीय ज्ञान को उन्होंने छोटा समझा था, छोटा बताया था। 19वीं शताब्दी के 4 और 5 दशक के क्रम में सरकारी प्रयास से शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। 1843 ईस्वी में बंगाल में काउंसिल ऑफ एजुकेशन तैयार हुआ। काउंसिल नियंत्रित विद्यालय और उनके छात्र संख्या बढ़ने लगी। साथ साथ शिक्षा में सरकारी अनुदान का परिमाण भी बढ़ने लगा। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए। इसके बाद आया वुड का प्रतिवेदन, वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में जुलाई महीने में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा को लेकर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसमें सरकार को प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक एक रूपरेखा तैयार करने को कहा गया था। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी और भारतीय दो भाषाओं को रखने के लिए कहा गया था। इसी मुताबिक औपनिवेशिक सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए थे। 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच का जो प्रतिवेदन है उसके सुझाव अनुसार उच्च विद्यालय की संख्या बढ़ाई गई। देश के विभिन्न अंचलों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। तो इस तरह से वुड डिस्पैच के माध्यम से या उसके अनुसार भारतीय शिक्षा में सुधार की व्यवस्था की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ भारतीय भाषा के माध्यम में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को चर्चा, ये सब बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ।
यहाँ के ब्रिटिश प्रशासकों को लगता था केवल बंबई में ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का अधिकार तय हुआ है, अतः बंबई शहर के बाहर अन्य स्थानों पर देसी भाषा में भी शिक्षा देना उचित है। फिर सन 1853 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी के कई स्कूलों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दान देने की व्यवस्था की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में मिशनरियों के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। औपनिवेशिक शिक्षा विस्तार नीति के कई पक्ष थे। इस शिक्षा का उद्देश्य ही था समाज के कुछ लोगों को शिक्षित कर औपनिवेशिक प्रशासन के ढांचे के साथ जोड़ना। अर्थात भारतवर्ष में जो नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हुआ और इससे जो भी विकास या उन्नति हुई, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था औपनिवेशिक प्रशासन के ढांचे को मजबूत करना। उसके लिए चाहिए भारतीय शिक्षित वर्ग, और भारतीय शिक्षित वर्ग ऐसा होना चाहिए जो जन्म से तो भारतीय हो किंतु आचार आचरण से वो ब्रिटिश हो। तो इस तरह से सर्वगण शिक्षा की कोई परिकल्पना नहीं की गई थी। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य कर देने के फलस्वरूप शिक्षा साधारण जन के सीमा से बाहर चली गई। शिक्षा का प्रायोगिक व्यवहारगत रूप न होने के कारण शिक्षा केवल किताबों तक ही रह गई। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चर्चा होने के कारण भारतीय शिक्षा की अवनति होने लगी। यूरोपीय विज्ञान पर चर्चा होने के कारण जो भारतीय हमारी जो पौराणिक जो मान्यताएं हैं या प्राचीन जो हमारी गौरवमयी शिक्षण व्यवस्था है उस पर कुप्रभाव पड़ने लगा। औपनिवेशिक शिक्षा नीति में पहले नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था। बाद में कई विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से नारी शिक्षा का भी विस्तार शुरू हुआ। उनमें प्रमुख थे बिटन साहब, बैथुन जिसे कहते हैं हम। इनके प्रयास से बैथुन स्कूल महिलाओं के लिए खोला गया। तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे नारी स्कूल या महिला स्कूल या महिला कॉलेज के बारे में। और आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।